हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारा मुद्दा है एंथैल्पी। कल अपन ने क्या पढ़ लिया था? कल अपन ने फ्लॉट यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अलग अलग प्रोसेस पे अप्लाई करना सीखा। आज अपन क्या देखेंगे, एंथैल्पी क्या होता है, और एंथैल्पी से रिलेटेड कुछ अपन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस देखेंगे। उसके फॉर्मुलेज मैं आपको ड्राइव करा दूंगा। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क का डेरिवेशन नहीं हुआ है, तो मैं आपको आगे जाके करा दूंगा। एंथैल्पी के फौरन बाद हम लोग वही करेंगे। ठीक, क्लियर? आइए, तो एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी के बारे में आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इसको एक्सप्लेन अगर मैं करने लगूँ तो कम से कम आधा घंटा तो मैं एंथैल्पी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इतना रिक्वायरमेंट नहीं है स्टेट बोर्ड के बच्चों को। जितना एंथैल्पी की आपको रिक्वायरमेंट है मैं उतना आपको समझाता हूँ कि एंथैल्पी बेसिकली होता क्या है। तो एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी को डिफाइन कैसे करते हैं? तो एंथैल्पी का एक डेफिनेशन तो आपकी टेक्स्ट बुक बताती है, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक। इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द पीवी वर्क। क्या होता है एंथैल्पी? इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी इन पीवी वर्क। समझ में आ रहा है? पीवी टाइप ऑफ वर्क और इंटरनल एनर्जी का जो सम होगा एक सिस्टम में, उसी को एंथैल्पी कहेंगे। लेकिन ये बेसिकली ये समझाता नहीं है कि एंथैल्पी क्या है, ये उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। आप मैथमेटिकली बता रहे हैं कि एंथैल्पी क्या है, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका मतलब अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये होता है हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, heat content of a system at constant pressure। अगर अपन क्या कर देंगे, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। कोई मैंने सिस्टम लिया, मान लीजिए जैसे आपके पास क्या है, एक गैस है, उस पर आपने क्या कर दिया, एक पिस्टन लगा दिया। अब ये जो गैस है इसको मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर पे रखा हुआ है। तो अगर कोई मेरे पास ये जैसा एक सिस्टम है, अगर मेरे पास कोई सिस्टम है तो वो सिस्टम को अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे कर दूंगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे करने के बाद उस सिस्टम के अंदर कितना हीट कंटेंट है, उसके पास हीट कितना है, उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर कोई शॉर्ट में डिफाइन करना चाहे एंथैल्पी क्या है, तो शॉर्ट में इसका ये डेफिनेशन होता है, क्या? हीट कंटेंट। हीट कंटेंट लेकिन कब होगा, जब सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे रख दिया जाएगा। समझ आ गया? तो इतना समझने के लिए अभी फिलहाल सफिशिएंट है कि बेसिकली आपका एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी होता है हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे रख दिया जाए तो सिस्टम में जितना हीट कंटेंट होगा उसको क्या बोलेंगे आप लोग, एंथैल्पी बोलेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो बोर्ड्स और सीईटी के लिए इतना सफिशिएंट है कि आप क्या करें, इस डेफिनेशन को समझ लें। और भी ज़्यादा अगर हम लोग को समझना है तो हम लोग उसको एडवांस में समझते हैं, लेकिन अभी हम लोग को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गया जो आपके टेक्स्ट बुक से हट करके डेफिनेशन है, जो कुछ मतलब समझाने की कोशिश करता है। अब मैं आपको टेक्स्ट बुक का भी डेफिनेशन बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन क्या है? तो टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन क्या है? टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसका। एंथैल्पी का नोटेशन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंथैल्पी का नोटेशन, एंथैल्पी को हम लोग डिनोट करते हैं एच से। किससे डिनोट करते हैं? एच से। ठीक है, और एंथैल्पी का और एक डेफिनेशन which is given in the महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक, वो क्या दिया हुआ है, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी वर्क। इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क का सम क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी और पीवी टाइप ऑफ वर्क का सम कहलाता है एंथैल्पी। समझ में आया? क्लियर है? अगर आपको सवाल ही हल करने हैं सिर्फ, तो अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं भी पता होगा, फॉर्मूला भी पता होगा, सवाल तो हल हो जाएंगे, लेकिन मतलब समझने के लिए ये डेफिनेशन को पढ़ना जरूरी है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब क्या, अब इसमें अपन क्या करेंगे, कुछ चीजों को डिराइव करेंगे। बहुत अच्छा किया आपकी टेक्स्ट बुक ने, आपकी टेक्स्ट बुक ने जनरल फॉर्मूला डिराइव करके दिया है, उसके बाद उसमें स्पेशल केस करवाया है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो पहले आप इसको कॉपी करने जल्दी से, फिर मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एंट्रेंस वाले नहीं करेंगे, बोर्ड करा चुका हूँ ऑलरेडी।
ठीक है। तो एंथैल्पी का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या पढ़ा अपन ने, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये अपन ने पढ़ लिया। अब एक सवाल आपको पूछा जा सकता है कि शो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P टाइम्स डेल्टा V एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको 2 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आ सकता है, ये प्रूव करके बताओ। अब ये कैसे प्रूव करेंगे आप, समझिए इसको। मान लीजिए कि आपके पास 2 सिस्टम्स हैं, एक सिस्टम ये, उसका इनिशियल स्टेट ये होगा, अब उसको क्या कर दिया अपन ने, ये स्टेट तक लेकर के गए। मतलब जब ये हमारे पास सिस्टम था, उसके इनिशियल स्टेट में प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, इंटरनल एनर्जी U1 और एंथैल्पी H1 था। समझ आता है? तो उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, प्रेशर को क्या कर दिया, P2, V2, U2 और H2 हो गया। तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, ये 2 अलग अलग सिस्टम्स ले लिए और 2 अलग अलग स्टेट्स में है वो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर? अब उसके बाद क्या है, मुझे बात समझ में आ रही है कि इसके लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, और इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे निकालना क्या है, डेल्टा H। डेल्टा H मतलब क्या, चेंज इन H। चेंज इन H कैसे निकालते हैं, H2 माइनस H1 करके आप चेंज इन H निकालेंगे। तो देयरफॉर एक चीज मैं जानता हूँ, देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा, H2 माइनस H1 होगा। समझ आता है? अब इसको समझने की कोशिश करो कि H2 क्या है। H2 तो ये है, क्या है H2, U2 प्लस P2 V2 माइनस H1 क्या है, U1 माइनस P1 V1। समझ आया क्या किया मैंने? ब्रैकेट के बाहर क्या था, देखो ऐसे था, ये ऐसे था, तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। तो बचेगा क्या, U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 माइनस P1 V1, ये अपने पास क्या है, डेल्टा H है। समझ में आता है, क्लियर है? इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा U2 माइनस U1, इन दोनों को साथ में कर लिया, और इधर पे क्या कर लेते हैं, इधर पे अपन क्या कर लेते हैं, प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ये अपने पास क्या हो जाएगा, डेल्टा H आ जाएगा। बात समझ में आती है? ये जो है U2 माइनस U1, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या लिखूंगा मैं इसके जगह पर, इसकी जगह पर लिखूंगा डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा PV, लिख सकता हूँ डेल्टा PV। चेंज ही आ रहा है ना, PV का चेंज है वो। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा PV लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा इसलिए इसको मैंने लिखा है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा एक्सप्रेशन दिया, मतलब तो वही है, मतलब समझ में आ रहा है ना, PV का चेंज है। तो इस तरीके से अपने को समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर को आप लोग क्या करो, कांस्टेंट मान लो। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट मान लेंगे तो P2 और P1 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। P को बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, V2 माइनस V1। तो अल्टीमेटली आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा बताइए, एक्सप्रेशन आ जाएगा P डेल्टा V, तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये लिख लिया है क्या? ठीक है, लिख लेना, ये तो समझ में आ गया। तो मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा इफ P1 is equals to P2 is equals to P हो जाए, तो therefore डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा डेल्टा U प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ये एक्सप्रेशन में बात कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 क्या होगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा आपका डेल्टा V। ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा H आ गया। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान, ठीक है ना? तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर लिया। समझ में आया सबको? ठीक है, रब कर दूं उसको, कॉपी कर लिया, ठीक है ना? चलो, तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर लिया। अब उसके बाद क्या है आगे, नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब और मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता देता हूँ। और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये शो करने बोला जाए चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट एट कांस्टेंट प्रेशर। जो आपका डेल्टा H है वो QP के इक्वल है। ये तो हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि डेल्टा H ये बेसिकली एंथैल्पी क्या होता है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आया, क्लियर है? तो अपन ने 2 चीजें पहले से सीख करके रखी हैं, डेल्टा H क्या होता है, QP होता है, और डेल्टा E या डेल्टा U क्या होता है बताओ जरा, डेल्टा U होता है QV। बात समझ में आ रही, क्लियर है? याद कैसे रखने का, गड़बड़ नहीं कर देना, बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। QV कहाँ आ रहा है, QP कहाँ आ रहा है, तो ये pH समझ में आता है, pH वैल्यू, एसिडिक स्ट्रेंथ, pH वैल्यू, तो pH से याद रहेगा pH मतलब क्या, अच्छा H में P लगेगा। समझ में आ गया? और अल्ट्रावायलेट, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, UV अल्ट्रावायलेट, समझ में आ गया, U के साथ में V लगेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो अपने को अभी प्रूव क्या करना है, ये बताना है। ये जो चीज है ये अपने को ला करके देनी है, कैसे करेंगे? तो सवाल क्या है, सवाल ये है, शो दैट
डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट ले लेंगे तो आप क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एच जो है वो क्या है, क्यूपी के इक्वल है। ये आपको शो करना है। आप कैसे शो करेंगे इसको, आइए। तो अपने को क्या पता है, अपने को डेल्टा एच का फॉर्मूला पता है और अपने को फ्लॉट भी तो पता है। डेल्टा एच का फॉर्मूला भी पता है और फ्लॉट भी अपने को पता है। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या बताइए जरा, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच का फॉर्मूला है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया है तो पी को बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, अब फ्लॉट क्या है बताओ जरा, मुश्ताक बताओ फ्लॉट क्या है? फ्लॉट क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, अपन जानते हैं। और डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस पी डेल्टा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है, क्लियर है? अब इसके आगे की कहानी क्या है कि मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसको यहाँ भेज देता हूँ। जैसे इसको यहाँ भेजूंगा तो बताइए क्या होगा, देयरफॉर ये पी डेल्टा वी वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे तो डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तभी तो पी बाहर है। ये पी आया कैसे बाहर, क्योंकि हमने क्या माना है, प्रेशर को कांस्टेंट माना है। तो यहाँ पर जब प्रेशर कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्यूपी लगा देता हूँ। क्यूपी लगा दिया मैंने, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना, तभी तो मैंने ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बताया था मैंने जब एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अगर आप क्या करेंगे, अगर आप ये 1 को देखें और 2 को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, यहाँ डेल्टा यू है, यहाँ भी डेल्टा यू, यहाँ पी डेल्टा वी है, वहाँ भी पी डेल्टा वी है। इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। समझा? क्लियर हो गया? जो अपन डेफिनेशन बोल रहे थे अभी इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करके बता दिया। समझ में आई बात? कॉपी कर लो प्लीज। ओके, कर लिया कॉपी। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट देखिए, वो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट पार्ट इसमें ये है कि अभी अपने को क्या करना है, गैसियस रिएक्शंस के लिए, केमिकल बेसिकली गैसियस रिएक्शंस के लिए अपने को क्या करना है, अपने को प्रूव करना है। ठीक, तो ये भी एंट्रेंस वाले अपना जो अभी लेक्चर होगा उसमें सेकंड पार्ट यही कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट में अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में अपन क्या कर रहे हैं, अपन पर्टिकुलर को आइडियल गैस लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, 4 पैरामीटर निकाल लेते हैं। क्या क्या निकालते हैं, यू डब्ल्यू डेल्टा एच अपन निकाल लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, वही 4 चीजें निकालेंगे, लेकिन अब केमिकल रिएक्शन के लिए निकालेंगे। समझे? अब इसमें अलग से केसेस नहीं करवा रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, हम तो अलग अलग केसेस करेंगे उसके। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने क्या कर दिया, वहां पर आइडियल गैस का अपन ने क्या कर दिया, स्टेट वेरिएबल्स को चेंज कर दिया था, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को चेंज किया और अपन ने 4 पैरामीटर निकाल लिए। अब अपन क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, केस 2 में क्या करेंगे, जिसमें अपन केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या करेंगे, 4 पैरामीटर निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आइए, तो ये डायरेक्ट दे दिया गया टेक्स्ट बुक में, तो मैं आपको डायरेक्ट ही कराता हूँ। इसमें टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, आपको ये बोला जाएगा कि ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर गैस फेज रिएक्शंस। तो लिख देता हूँ मैं, तो ये हेडिंग लग सकती है ऐसे, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर गैस फेज रिएक्शंस। ठीक है, यानी क्या गैस फेज रिएक्शन, यानी क्या ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, गैस फेज रिएक्शंस बोलेंगे। कितना आसान है। ठीक है, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है उसको क्या बोलेंगे, गैस फेज रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, अब आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है, यानी बेसिकली फॉर्मूला बताना है। कैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एक चीज जानते हैं, हमको क्या पता है, हमको पता है कि डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा, ये हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया? ठीक। अब कांस्टेंट प्रेशर मान रहे हैं, ये तो मतलब मानी हुई बात है। केमिकल रिएक्शंस में बेसिक्स में आपको एक बात बताऊंगा कि आपको प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना है, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए आपको। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा, ये V2 माइनस V1 हो जाएगा।
ये भी मुझे समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा V2 माइनस V1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक अपने को समझ में आता है। फिर वही लिखेंगे अपन PV2 माइनस PV1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मुझे समझ में आता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको अपन 1 दे करके रख देते हैं। अब मेरे पास क्या है, गैसियस रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस फेज रिएक्शंस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या होंगी, गैस होंगी। यहाँ पर भी गैस होगी और यहाँ पर भी गैस होगी, गैसेस फेज रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो दोनों में क्या होंगी, गैसेस होंगी। और दोनों में कौन सी गैसेस होंगी, आइडियल गैस होगी, हमारा अजम्पशन है, क्योंकि हम रियल गैस पे तो डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सी गैस पे डिस्कशन कर रहे हैं, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो एक चीज यूज करने का फ्रीडम मिल जाता है अपने को, वो क्या है, आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल्स टू nRT। तो मैं आगे तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, रिएक्टेंट के लिए लिख देता हूँ मैं PVR इज इक्वल्स टू क्या होगा, NR, ये हो जाएगा nRT। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, समझे क्या किया मैंने, ठीक है ना। ये मैंने क्या लिखा, PV इज इक्वल्स टू nRT लिखा, लेकिन रिएक्टेंट्स के लिए लिखा तो PVR NR, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, R और T कांस्टेंट। मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनना, जब भी आप केमिकल रिएक्शंस को के साथ में डील करेंगे यहाँ पर, तो आप प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट मानेंगे, कि मानना पड़ेगा अपने को, ठीक है, अपन ने मान लिया, क्योंकि जनरली वैसे ही होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या है, PVP और ये क्या हो जाएगा, NP और ये क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं। बुक में अगर तुम देखोगे तो 1 और 2 करके दिया है, मैं आपको ज्यादा इलेबोरेटिव फॉर्म में दे रहा हूँ उसको, समझ आ रहा है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे जब आप डेल्टा NG लिखेंगे। अभी समझाता हूँ वो क्या है, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप, यहाँ पर जो है मैं क्या कर देता हूँ, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, PVP माइनस क्या हो जाएगा, PVR, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट पे ऐड हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, और ये क्या हो जाएगा, NPRT माइनस क्या हो जाएगा, NRRT। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, P को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, VP माइनस VR इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, RT को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, NP माइनस NR। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है मेरे पास एक्सप्रेशन, ये V2 माइनस V1 जो है, ये बेसिकली क्या है, गैसेस का रिएक्शन हो रहा है, तो ये फाइनल वॉल्यूम है, ये क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, तो फाइनल वॉल्यूम किसका होगा, प्रोडक्ट का, इनिशियल रिएक्टेंट का। तो क्या VP माइनस VR लिख सकते हैं इसको, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आ गया। तो ये PVP माइनस VR जो है, ये क्या आ रहा है, RT NP माइनस NR आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, therefore डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U प्लस P, और ये क्या हो जाएगा, ये P नहीं, PVP माइनस VR क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NP माइनस NR, और ये क्या हो जाएगा, RT। समझ में आ गया। ये क्या है, NP माइनस NR, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो बेसिकली क्या है, मोल्स का डिफरेंस है, चेंज है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, डेल्टा NG क्यों है, क्यों लिखा मैंने ऐसा, हाँ, चेंज इन या डिफरेंस इन मोल्स ऑफ गैसेस, प्रोडक्ट्स एंड गैसेस रिएक्टेंट्स। समझ में आया, क्लियर है। तो यही जो है अपने को निकालना था, या अपने को क्या बोलना था, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर गैस फेज रिएक्शंस। समझे, अगर गैस फेज केमिकल रिएक्शंस होंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा तो यहाँ पर डिस्कशन नहीं करते हैं बोर्ड्स में कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल करना है, लेकिन एंट्रेंस में भी बताऊंगा मैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर आपको यूज करना है, ठीक है। उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना कंफ्यूजन होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से कॉपी कर लो, सभी लोग कॉपी करेंगे इसको।
ओके, इसके बाद अभी दो छोटे टॉपिक्स और बचे हैं टेक्स्ट बुक के। जैसे आपको पूछा जाएगा कि कौन सी कंडीशंस में डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल होंगे, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आइए सब देखिए ध्यान से इसको। तो सवाल ये हो सकता है, अंडर व्हाट कंडीशंस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। ठीक है, ये सवाल हो सकता है। डेल्टा एच का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब ये दोनों को इक्वल बनाना है, क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये टर्म को जीरो कर दो, ये टर्म अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा एच और डेल्टा यू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जीरो कैसे होगा, तो डेल्टा वी कब जीरो होगा वो समझते हैं। प्रेशर तो रखना पड़ेगा, डेल्टा वी कब जीरो होगा ये अपने को सोचना पड़ेगा। डेल्टा वी कब जीरो होगा, तो डेल्टा वी जीरो होने के अपने पास क्या तरीके हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसका और एक फॉर्मेट अभी अपन ने डिराइव भी किया है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो या तो आपको क्या करना है, डेल्टा वी को जीरो करना है, या तो क्या करना है यहाँ पर ये वाले टर्म को जीरो करना है। आर जीरो हो नहीं सकता, टेम्परेचर को जीरो करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, वरना मतलब ही क्या बनेगा हमारे प्रोसेस का। अब तो बचा कौन, डेल्टा एन जी, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला अपन क्या करेंगे, इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, तब क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। लेकिन सवाल ये है कि डेल्टा वी जीरो कब होगा, डेल्टा वी जीरो तब होगा, डेल्टा वी जीरो तब होगा जब रिएक्शंस में सॉलिड्स और लिक्विड्स होंगे। समझ आ रहा है? गैसेस का चेंज इन वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होता है, गैसेस में जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड्स। समझ में आ गया? तो डेल्टा वी जीरो कब होगा, डेल्टा वी जीरो तब होगा जब आप लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्व्स सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। रिएक्शन में सॉलिड्स और लिक्विड्स अगर आएंगे तो सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल होता है। समझ आ रहा है? तो इस वजह से डेल्टा वी को क्या बोल देंगे, जीरो बोल देंगे। समझ में आया? क्लियर है कि चेंज इन वॉल्यूम हो ही नहीं रहा है अगर सॉलिड्स और लिक्विड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन अपने को समझ में आ गई। दूसरा, डेल्टा एच और डेल्टा यू कब इक्वल हो सकता है, जब ये वाला टर्म जीरो हो जाए। ये वाला टर्म जीरो कैसे होगा, ये वाले टर्म में क्या आ रहा है, डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी बताइए जरा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यानी क्या, अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाए तो डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा और वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो अगर हम लोग बोलेंगे इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये अपने को पता है, एन पी माइनस एन आर होता है। ठीक है ना? अगर ऐसा हो जाए तो उसको ऐसे लिखता हूँ मैं, इफ एन पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, एन आर हो जाए, number of moles of product is equals to number of moles of reactants. This implies delta Ng क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. This implies delta H is equals to क्या हो जाएगा, delta Q हो जाएगा. समझ आया? क्लियर है? तो उसकी दो कंडीशंस हैं. सबसे पहली कंडीशन क्या है, डेल्टा V जीरो हो जाए. डेल्टा V जीरो कब होगा, जब सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में. समझ में आ गया? उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, या तो क्या हो जाए, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दोनों इक्वल हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा और डेल्टा एच इक्वल हो जाएगा. समझ में आया? कॉपी कर लो फटाफट से, आखिरी पार्ट है वो बता दो. सर अगर कोई क्लोज सिस्टम में रिएक्शन करवाए तो भी तो डेल्टा वी जीरो, तो भी डेल्टा वी जीरो.
हो गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आप रिएक्शंस करवा रहे हैं गैसेस में, जो गैसेस रिएक्शन जो आप करवा रहे हैं, ये आपको बंद डब्बे में ही करना पड़ेगा, वरना गैस तो भाग जाएगी। गैस तो भाग जाएगी ना, तो अपने को बंद डब्बे में करना पड़ेगा। तो इसी वजह से डेल्टा V को क्या माना हमने? 0 माना, क्योंकि सॉलिड कंटेनर का वॉल्यूम तो उसमें तो नेग्लिजिबल चेंज आता है, बहुत कम चेंज आता है उसमें। ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद क्या है? इसके बाद लास्ट टॉपिक है वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में आपको क्या निकालना है? अभी वर्क डन निकालना है। तो केमिकल रिएक्शन में वर्क डन कितना होता है वो अपन देखते हैं। अपने को एक चीज पता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अपन वर्क डन लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा V। ये मैं जानता हूँ, वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? माइनस पी डेल्टा V, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देयरफॉर वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा माइनस पी, और इसको लिख दूंगा मैं V2 माइनस V1, लिख सकते हैं इसको ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर गैसेस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ VP और VR। ज्यादा इलैबोरेटिव फॉर्म में आपको दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए बिल्कुल भी, ठीक है? V2 V1 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये तो मुझे समझ में आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस PVP प्लस PVR। भेजे में गया या बाउंसर गया? समझ में आ गया? माइनस पी को अंदर भेज दिया अपन ने, तो ये एक्सप्रेशन अपने पास आ गया। इसको अपन क्या करते हैं? बदल देते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक। अब यहाँ पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों के दोनों गैसेस हैं, और दोनों के दोनों आइडियल गैसेस हैं। आइडियल गैसेस है तो क्या लगा सकते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। सेम वही चीज लगानी है। वी नो दैट, हमको क्या पता है? हमको पता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में ये भी आइडियल गैस है भाई, और ये भी क्या है? आइडियल गैस है। दोनों आइडियल गैसेस, दोनों के लिए क्या करते हैं अपन? इक्वेशन लगाते हैं, PVR is equals to NRRT और PVP is equals to NPRT। समझ में आ गया? ये क्लियर हो जाता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको PVP का भी वैल्यू मिल चुका है और PVR का भी वैल्यू मिल चुका है, तो क्यों ना उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये जो अपने पास दोनों मिला करके 2 आया है, 2 को 1 में पुट कर देते हैं। जैसे 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बताइए क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ PVP माइनस, हाँ, तो माइनस NPRT प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NRRT। समझ में आता है? देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, अगर मैं क्या कर देता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, माइनस को अगर बाहर ले लूंगा तो बताओ क्या आएगा? माइनस को बाहर तो NP माइनस NR क्या हो जाएगा? बताइए। NP समझ आ रहा है? माइनस को बाहर ले लिया मैंने, तो ये पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गया। तो NP माइनस NR हो जाएगा RT। NP माइनस NR बताइए क्या होता है? डेल्टा NG। वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। समझा? क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या है? इसके 2-3 केसेस बता देता हूं मैं, तो आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या होगा? वो केसेस में क्या है देख लीजिए उसको भी। केसेस आपको बता देता हूं मैं। केसेस क्या हैं? इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं जेईई और नीट के अंदर, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है? सबसे पहली चीज, अगर ये मान लेंगे तो ये मान लेते हैं आप कि NP इज ग्रेटर देन NR हो जाए। मतलब क्या? प्रोडक्ट्स के मोल्स इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट के मोल्स। अगर ऐसा हो जाए कि NP इज ग्रेटर देन NR हो जाए तो बताओ क्या होगा? वर्क डन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। 5 माइनस 4, ये तो नेगेटिव है ना बाहर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो दिस इंप्लाइज वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। बाउंसर तो नहीं गया? समझ में आया सबको? ठीक है, वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। समझ में आ गया? कंफ्यूज करने के लिए ऑन द सराउंडिंग भी बोल सकता है। सिस्टम जब वर्क करेगा तो करेगा किस पे? वर्क। तो दोनों टर्म पता होनी चाहिए, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो इसको बोलेंगे वर्क डन नेगेटिव, तो उसको बोलेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, या फिर ऑन द सराउंडिंग। वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग। एक ही बात है ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वर्क इज डन बाय द सिस्टम या वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग, एक ही बात है, दोनों अलग अलग बातें नहीं है, ठीक है? क्लियर हो गया? इसके बाद क्या? वर्क डन नेगेटिव है। वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब वर्क द सिस्टम वर्क करेगा, मतलब ये क्या है? एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन होगा, सिस्टम वर्क करेगा तो क्या करेगा? सिस्टम वर्क करके पिस्टन को मार करके ऊपर करेगा तो एक्सपांड होगी गैस, एक्सपांशन होगा। समझ में आ गया? तो जितने उससे रिलेटेड पॉइंट्स आता है या इसका कंक्लूजन जो निकलता है वो बता रहा हूँ मैं। सेकंड, अब आप लोग खुद बताएंगे मुझे, NP लेस देन NR हो जाए तो क्या होगा?
ये छोटा है, ये बड़ा है, ये 4 है, ये 5 है, -1 माइनस माइनस प्लस, वर्क डन पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव मतलब क्या? वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, मतलब कंप्रेशन हो रहा है और बाय दिस सिस्टम, ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड केस क्या बन सकता है? तो वर्क इज डन, वर्क डन इज 0, नो प्रीवी वर्क इज डन। समझ आया? क्लियर है? तो यहाँ पर आपका स्टेट बोर्ड का एंथैल्पी का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो स्टेट बोर्ड से रिलेटेड और ये सारी चीजें भी एंट्रेंस में भी बताऊंगा मैं, फिर से आऊंगा, लेकिन और थोड़ा सा डिटेल्ड पार्ट बताऊंगा इसका मैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। स्टेट बोर्ड का एंथैल्पी का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद का जो पार्ट है मैं आपको मैक्सिमम वर्क जो है नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।